चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के लेक्चर आज के साथ हाजिर खिदमत। लेक्चर 8 में हम द इंडिकेटर को डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले आपकी ग्रे सेल्स के लिए मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हमारी स्टमक के अंदर पाए जाने वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड की पीएच 2 की रेंज में होता है और ये इतनी स्ट्रॉन्ग एसिड है कि इसको किसी भी सरफेस के अंदर अगर इसका एक ड्रॉप भी डाला जाए तो उसके अंदर जा बजा डीप गड़ा बन जाता है। सवाल ये कि इतनी स्ट्रॉन्ग एसिड हमारी स्टमक में किस तरह से हमारी स्टमक की दीवार को डैमेज नहीं कर पाता। इस सवाल को आप ढूंढने की कोशिश कर लें। हम इस लेक्चर की तरफ जाएंगे। इंडिकेटर का मतलब कोई भी ऐसी केमिकल सब्सटेंस जो एसिडिक या बेसिक मीडियम में अपना कलर चेंज करके उस सब्सटेंस की एसिडिटी या बेसिसिटी के बारे में बताए, ऐसी किसी भी सब्सटेंस को इंडिकेटर कहा जाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो 3 सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड इंडिकेटर्स है उसमें से एक लिटमस है। लिटमस 2 कलर्स में अवेलेबल होती है, एक ब्लू लिटमस पेपर और एक रेड लिटमस पेपर। जो ब्लू लिटमस पेपर होता है, अगर इसको किसी भी सॉल्यूशन के अंदर डिप किया जाए और उसका कलर रेड में चेंज हो तो ये इंडिकेट करता है कि वो गिवन सॉल्यूशन आपकी एसिड है। और फिर इसी तरह से अगर आपके पास रेड इंडिकेटर हो और उसको आप किसी भी ऐसे सॉल्यूशन में डिप कर लें जिससे उसका कलर ब्लू में चेंज हो जाए तो उसका मतलब है कि वो गिवन सब्सटेंस आपका बेस है। फिर इसी तरह से अगर आपके पास लिटमस पेपर नहीं है तो उसकी इंस्टेड आप एक और वाइट कलर सॉलिड सब्सटेंस जिसको फेनाफ्थलीन कहा जाता है भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। फेनाफ्थलीन अमूमन जो है एसिडिक सॉल्यूशंस में फेनाफ्थलीन कलरलेस रहता है और जो बेसिक सॉल्यूशंस होती है फेनाफ्थलीन की कलर पिंक टू पर्पल जो है ये इंडिकेट करता है या पिंक टू पर्पल में कन्वर्ट होता है और ये इंडिकेट करता है कि वो गिवन सॉल्यूशन आपकी बेस है। फिर इसी तरह से एक और इम्पोर्टेंट इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज है। मिथाइल ऑरेंज जो है एसिडिक मीडियम में इसका कलर रेड होता है और फिर बेसिक मीडियम में इसका कलर येलो होता है। तो ये हमारे पास है 3 इम्पोर्टेंट जो इंडिकेटर्स है जिसको लैब में भी इस्तेमाल किया जाता है और इसके हवाले से क्वेश्चंस भी अमूमन पूछे जाते हैं, बिलखसूस वाइवा टाइप क्वेश्चंस, MCQs टाइप क्वेश्चंस या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ़ फ्रूट्स और वेजिटेबल जो कि जा बजा बहुत ब्राइट एंड कॉन्स्पिक्यूअस कलर पे मुश्तमिल होता है उसको भी इंडिकेटर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका जवाब है जी हाँ, हम ऐसे जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं को इंडिकेटर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको हम नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास जो फ्रूट्स काबिल ज़िक्र है उसमें हमारे पास ग्रेप्स होती है, चेरी होता है, इसी तरह से ब्लू और ब्लैक बेरीज या फिर कोरंट होता है जिसको हम किशमिश भी कहते हैं। ये सारे के सारे फ्रूट्स हैं और इसको इंडिकेटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। फिर अगर हम वेजिटेबल्स की बात कर ले तो हमारे पास रेड कैबेज है, इसी तरह से एग प्लांट है जिसको बैंगन भी कहा जाता है और फिर बीट रूट है जिसको चुकंदर भी कहा जाता है। ये 3 वेजिटेबल्स है, इसको भी इंडिकेटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अमूमन इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होती है, इनकी कलर रेड, पर्पल टू ब्लू पाए जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में जो पिगमेंट की फैमिली पाई जाती है इसको एंथोसायानिन कहा जाता है। एंथोसायानिन जो है यही 3 कलर जिसका जिक्र हुआ, इन 3 कलर्स पे मुश्तमिल होता है। अगर आप किसी भी नेचुरल फ्रूट को या नेचुरल इंडिकेटर को किसी तरह से तैयार कर लें और उसको किसी भी एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशंस में डाल के चेक कर लें तो उससे आपको पता चलेगा जो कंसीक्वेंटली उस सॉल्यूशन का कलर चेंज होगा उसके नतीजे में आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो कौन सी सॉल्यूशन है
उसकी एसिडिक या फिर बेसिक मीडियम क्या कलर शो करता है। ये भी सवाल पैदा होता है कि किस तरह से हम नेचुरल इंडिकेटर्स बना लें। तो उसके लिए मैं रेड कैबेज की एग्जांपल लूँगा। रेड कैबेज के अंदर जो पिगमेंट पाया जाता है जिसका ताल्लुक एंथोसायनिन फैमिली से, जिसको फ्लेविन कहा जाता है। आपने करना ये है कि एक रेड कैबेज जो है दुकान से परचेज़ कर लें। कैबेज को घर ले आके उसको मुख्तलिफ़ छोटे छोटे पीसेस में आपने काटना है। काटने के बाद उसको किसी भी बॉयलर के अंदर या किसी केतली के अंदर आपके उसके पीसेस डालें थोड़े से पानी में, और उसको आपने बॉयल करना है। चंद मिनट बॉयल करने के बाद उसके अंदर आपको रेड कलर जो है, बहुत ब्राइट रेड कलर, आप उस पानी का जो कलर होगा उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। इसको अगर आप बाद में फ़िल्टर करोगे, द रेस्ट ऑफ द पार्ट होती है वो वहाँ से अलग हो जाएगी, और फिर आपको जो कॉन्स्पिकस कलर वाली सॉल्यूशन होगी वो मिल जाएगी। इसको इस्तेमाल करके आप अपने घर में बहुत सारे एसिड्स और बेसिस को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन से सब्सटेंस एसिड है और फिर कौन सी बेस है। इंडिकेटर को समझने के बाद हम डिस्कस कर लेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर अमूमन बहुत सारे जो इंडिकेटर्स होती है उसकी मिक्सचर से फॉर्म होता है। जिन इंडिकेटर से यूनिवर्सल इंडिकेटर बनता है उसमें फेनोफ्थलीन, उसमें ब्रोमोथाइमोल ब्लू और थाइमोल ब्लू, इसी तरह से मिथाइल रेड, ये 3 और 4 इंडिकेटर्स को मिलाया जाता है, और उसके नतीजे में जो नई बनने वाली इंडिकेटर होती है उसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर का नाम देते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर अमूमन पेपर के स्ट्रिप की फॉर्म में होती है, और इस पेपर के स्ट्रिप को किसी भी सॉल्यूशन के अंदर डिप किया जाता है, और डिप करने के नतीजे में मुख्तलिफ़ कलर्स जो है शो होते हैं। ये कलर्स वाइड वैरायटी ऑफ रेंज में होता है, यानी किसी भी सब्सटेंस की जो pH 0 से लेकर 14 तक की रेंज में हो, और इस रेंज में मुख्तलिफ़ कलर्स जो है वो इंडिकेट करता है कि गिवन सब्सटेंस की pH कम है या ज़्यादा है, या फिर वो सब्सटेंस न्यूट्रल है। मिसाल के तौर पर इस चार्ट के ज़रिए से या इस टेबुलर फॉर्म में हम इस सारी कलर को दिखाने की यहाँ पे कोशिश कर लेंगे। अमूमन अगर आपके यूनिवर्सल इंडिकेटर की पेपर स्ट्रिप किसी भी सॉल्यूशन पर डिप करने पर उसका कलर रेड आ जाए, तो अगर ये लाइट रेड है तो उसका pH 1 होगा, और फिर अगर ये बहुत डार्क रेड है तो उसका pH 0 होगा। और फिर इसी तरह से अगर कलर जो है वो ऑरेंज है, फिर इसी तरह से डार्क और लाइट, तो वो सॉल्यूशन जो है उसकी pH 2 या फिर 3 हो सकती है। और अगर उसकी जो कलर है स्ट्रिप की वो येलो आ जाती है तो ये pH 4, 5 और 6 की रेंज में आता है। और जो 7 itself है उसका कलर यूनिवर्सल इंडिकेटर ग्रीन शो करता है। ग्रीन का मतलब है न्यूट्रल। फिर इसी तरह से जब हम यूनिवर्सल इंडिकेटर के स्ट्रिप को सॉल्यूशन में डिप कर ले, उसका कलर जो है ब्लू आ जाए, तो ब्लू 8, 9 और 10 की जो pH होती है उसको इंडिकेट करेगी। और फिर इसी तरह से अगर फिर डार्क ब्लू और उससे फिर एंड में वायलेट तक अगर कलर चेंज आ जाती है तो ये pH 11 से लेकर 14 तक की रेंज को शो करते हैं। इस तरह से यूनिवर्सल इंडिकेटर की मदद से हम मुख्तलिफ़ जो सब्सटेंसेस होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं, उसकी न सिर्फ pH और उस pH के साथ साथ जो कलर चेंज होती है उस कलर चेंज से हम उसके pH की एग्जैक्ट वैल्यू और फिर उसके साथ उससे मुतल्लिक़ा जो एहतियाती तदाबीर होती है उसके लिए हम तैयार होते हैं। तो ये हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर। लेक्चर के शुरू में आपसे सवाल मैंने पूछा था कि हमारी स्टमक में पाए जाने वाली एसिड्स की pH 2 है, इसके बावजूद ये स्ट्रॉन्ग एसिड हमारी स्टमक की दीवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। इसकी क्या वजह है? इस सवाल का जवाब उम्मीद है आपने ढूंढा होगा। अगर नहीं ढूंढा है तो इस जवाब को गौर से सुने। हमारी स्टमक की जो दीवार होती है वो 3 लेयर से बने होती है। सबसे आउटर लेयर को सेरोसा कहा जाता है, मिडल लेयर को सब म्यूकोसा कहा जाता है, और सबसे इनर जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसको म्यूकोसा कहा जाता है।
म्यूकोसा जो है फर्दर 3 किस्म के सेल्स से बनी होती है, जिसका काम जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारी ख़ुराक की डाइजेशन और फिर इसी तरह से हमारी जो स्टमक की दीवार की प्रोटेक्शन के हवाले से। उन 3 सेल्स जो कि म्यूकोसा की होती है, पहली सेल है पैरिटल सेल। पैरिटल सेल जो है इसका काम होता है HCl प्रोड्यूस करना। जो HCl पैरिटल सेल प्रोड्यूस करता है वो हमारी स्टमक में पहुंचने वाली जो खुराक होती है उस खुराक के ऊपर अमल करता है। इस तरह से यहाँ पे 2 काम वो सर अंजाम देता है। पहला काम उस आने वाली इनकमिंग खुराक को सॉफ्टन करना, और फिर दूसरा जो है खुराक में मौजूद बैक्टीरिया और जो जर्म्स होते हैं उसका सफाया करना। दूसरी के जो सेल म्यूकोसा की होती है वो जी सेल कहलाती है, और जी सेल का काम है गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन। गैस्ट्रिक जूस जो है वो जो स्टमक की ओवरऑल सिक्रीशन होता है उसको गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है। और फिर यही नहीं, जी सेल पैरिटल सेल को HCl प्रोड्यूस करने में भी हेल्प आउट करता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी जो थर्ड सेल्स होती है इसको एपिथेलियल सेल कहा जाता है। एपिथेलियल सेल का काम होता है बाइकार्बोनेट जो है सिक्रीट करना। बाइकार्बोनेट अल्कलीन नेचर की होती हैं। जब भी खुराक के ऊपर प्रोड्यूस होने वाली या सिक्रीट होने वाली HCl जो है जाके अपना अमल करता है और वही खुराक बाद स्टमक की दीवार से टच होता है, उस दौरान जो है जो एपिथेलियल सेल होती है बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस करता है। बाइकार्बोनेट उस एसिडिक इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है, जिसके नतीजे में एसिड्स जो मैदे की दीवार के साथ टकराती है वो न्यूट्रलाइज होके हमारी मैदे की दीवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस तरह से हमारी स्टमक की दीवार इतनी स्ट्रॉन्ग एसिडिक एनवायरनमेंट में भी प्रोटेक्टेड रहती है।